वीडियो में हम लोग लुसेंट साइंस के अंतर्गत ध्वनि चैप्टर को पढ़ेंगे और ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत के टॉपिक तरंग गति, ध्वनि तरंगे, ध्वनि की चाल, ध्वनि के लक्षण, ये सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉपलर प्रभाव और ध्वनि के गुण को करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के फर्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तरंग गति, तरंगे, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। इन तरंगों के लिए माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी व जड़त्व, इनर्शिया के गुण मौजूद हो। यांत्रिक तरंग के प्रकार, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब है फर्स्ट अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। ये हो गया शीर्ष और ये हो गया गर्त। ये जो भाग है इसको बोलेंगे शीर्ष और इसको बोलेंगे गर्त। अब है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे संपीड़न, कंप्रेशन और विरलन, रेरफैक्शन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व अधिक होता है, जबकि घनत्व अधिक होगा, और जबकि विरल वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं घनत्व कम होता है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। वायु में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप की तरंगे भी अनुदैर्ध्य होगी। स्प्रिंग में भी उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होगी। ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगे की उदाहरण हो गए। अब है अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगे भी होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंगे निर्वात वैक्यूम में भी संचरित हो सकती है। उन्हें अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ये सब कौन सी तरंगे हो गई? ये नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। ये एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते रहते हैं तथा रिक्त स्थान में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों के संचरण की दिशा उन तलों के लंबवत होती है जिनमें ये स्थित होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव अनुप्रस्थ होती है तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर वेवलेंथ रेंज 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे सारणी में प्रदर्शित हैं। अब एक सारणी टेबल आपको दिखाएंगे, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में दिया गया है डिटेल से। वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होगा, उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा बॉक्स शो नहीं हो रहा है, तो हम पहले खोजकर्ता और तरंगदैर्ध्य परिसर बता देंगे, आवृत्ति परिसर और उपयोग इसके बाद बताएंगे, ठीक है। पहले है विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरणें, गामा रेज, इसे खोज करता है बैकुरल। तरंगदैर्ध्य परिसर है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। अब है एक्स किरणें, इनके खोज करता है रॉन्टजन। ये सब पूछता है एग्ज़ाम में। एक्स किरणें के रॉन्टजन
10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया। पराबैंगनी किरणें यूवी रेस की खोज करता है रिटर 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया। दृश्य विकिरण हो गया विजुअल रेडिएशन का खोज करता है न्यूटन, ये 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर तक। अब है अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन, ये है हर्शेल खोज करता और 7.8 से 10⁻7 मीटर से 10⁻3 मीटर तक इनका तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया। अब है लघु रेडियो तरंगे शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये हेनरिक हर्ट्ज इनके खोजकर्ता हो गई ये, और 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया। दीर्घ रेडियो तरंगे ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है, इनके खोज करता है मार्कोनी और 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य परिसर हो गया। गामा किरण का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻20 से 10⁻18 तक, और इसका उपयोग होगा, इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। उपयोग हो जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। अब एक्स किरण का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻18 से 10⁻16 तक, और इसका उपयोग चिकित्सा या औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणों का। ठीक है, एक्सरे जो हम लोग करवाते हैं वो चिकित्सा में होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये हो जाएगा यूवी रेस का हो जाएगा पराबैंगनी किरणें का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻16 से 10⁻14 तक, और इसका उपयोग सेकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है यूवी रेस का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य विकिरण और विजुअल रेडिएशन का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻14 से 10⁻12 तक। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, इसका उपयोग वस्तु को देखने में की जाती है, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन अवरक्त विकिरण, इसका आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻12 से 10⁻10 तक। ये किरणें मतलब अवरक्त विकिरण उष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। रोगियों की सेकाई करने में भी अवरक्त विकिरण मतलब इंफ्रारेड का रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगे शॉर्ट रेडियो वेव्स का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻10 से 10⁻8 तक। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में होता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स का आवृत्ति परिसर हो जाएगा 10⁻6 से 10⁻4 तक, और इसका उपयोग, इस प्रकार की तरंगे का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बॉक्स ध्यान में रखिएगा। अब है तरंग गति वेव मोशन। जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है। यह विक्षोभ तरंगों के रूप में आगे बढ़ जाता है, जबकि माध्यम के कण यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपन की कला फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर उस कण के कंपन की कला कहते हैं। अतः कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण के विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर व्यक्त करती है। आयाम एप्लीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्यम स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा माध्यम के कणों के कंपनों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे ए से व्यक्त किया जाता है। ये हो गया एप्लीट्यूड आयाम। आवर्त का टाइम पीरियड। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्त काल कहते हैं, इसे टी से व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ है।
माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों अथवा वृत्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, अर्थात n=1/t। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की वेव, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। तरंग का वेग आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। उदाहरण, यदि किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारित तरंगों की आवृत्ति n 5 × 10⁻16 हर्ज हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। रेडियो तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान के, तो v=n लैम्डा v/n 3 × 10⁸ 5 × 10⁻16 6 × 10⁻9 मीटर। अब है सेकेंड टॉपिक है ध्वनि तरंगे। साउंड। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सब प्रकार का कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। जिन तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें हम सुन सकते हैं। तो कितनी हर्ज वाले हम लोग क्या बोलते हैं आवृत्ति को सुन सकते हैं, तरंग की आवृत्ति को? तो 20 कंपन से लेके 20 कंपन प्रति सेकंड से लेके 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती है उन्हें हम लोग अपने कान से सुन सकते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम या अधिक होती है उसके लिए हमारे कान सुग्राही नहीं है, मतलब वो हम लोग नहीं सुन सकते अपने कान से और हमें उनकी ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। अतः ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। अवस्रव तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को अवस्रव तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकारों के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इससे बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। उदाहरण, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों में कालिख हटाने में भी पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। और दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में आदि में पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम न्यूटन ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक ई हो तो तथा घनत्व डी हो तो उस माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल v=√e/d। यदि माध्यम कोई ठोस क्षण है तो अनुदैर्घ्य तरंगे की चाल v=√y/d। यहाँ y प्रत्यास्थता गुणांक है। और यदि माध्यम कोई द्रव अथवा गैस है तो अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल v=√b/d। गैसों के संबंध में न्यूटन का विचार था कि जब अनुदैर्घ्य तरंगे किसी गैस में चलती है
जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैस में चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है, अतः गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स बी का मान गैस के प्रारंभिक ताप P के बराबर होता है। अतः न्यूटन के अनुसार किसी गैस में ध्वनि की चाल v √P/d। इस सूत्र से गणना करने पर हवा में ध्वनि का वेग 280 मीटर पर सेकेंड मिलता है, जो कि हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड से काफ़ी कम है। इस भूल को लाप्लस नामक वैज्ञानिक ने सुधारा। इनके अनुसार हवा में ध्वनि की चाल v √λp/d, वायु के लिए लैम्डा 1.41, p 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा d 1.29 kg/m³, जहाँ लैम्डा cp/cv, cp स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, cv स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, t गैस का घनत्व। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल, माध्यम में से कार्बन डाइऑक्साइड ध्वनि की चाल 260 हो जाएगा, माध्यम जल में हो जाएगा 1493, वायु में हो जाएगा 332, भाप में हो जाएगा 405, अल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन में हो जाएगा 1269, पारा में हो जाएगा 1450, जल में 1493 हो गया। और समुद्री जल का हो जाएगा ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1533, लोहा में हो जाएगा 5130, कांच में हो जाएगा 5640, एल्यूमिनियम में हो जाएगा 6420। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि का चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, ठीक है। ध्वनि का चाल तरंगदैर्घ्य बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा, ठीक ना। तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवृत्ति सेम रह जाएगी तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा, चाल पर निर्भर करेगा, तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। ध्वनि की चाल, उसके बाद है ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि की चाल पे? तो जब ताप समान होगा तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ेगा वायु में तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। अब है आर्द्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ह्यूमिडिटी का असर क्या होगा? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। माध्यम के वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत दिशा में घट जाती है। ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, मतलब v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m।
ठीक है। यदि दो गैसों के अनुभार क्रमशः m1 एवं m2 तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 तथा v2 हो तो v1 बाय v2 इक्वल टू रूट अंडर m2 बाय m1। उदाहरण, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में वह कितनी होगी? तो VH इक्वल टू 1260 मीटर पर सेकेंड, MH इक्वल टू 2, M0 इक्वल टू 32। ठीक है। उसके बाद V0 हो जाएगा, मतलब O का हो जाएगा रूट अंडर MH बाई MO, तो 12/60 रूट अंडर 2/32 इक्वल टू 1260 इंटू 1/4 इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि के लक्षण। यहाँ पे MH समझ गए क्या है? MO ये हाइड्रोजन का अनुभार हो जाएगा एटॉमिक मास, और ये ऑक्सीजन का अनुभार हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है। तो इसी को फिर फॉर्मूला लगा दिया गया है और निकाल दिया गया है। अब है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण। क्या क्या? तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता इंटेंसिटी, लाउडनेस। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी या मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से नापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁶ जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रक बेल है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। प्रयोगात्मक मात्रक पूछेगा तो बेल हो जाएगा। बेल के 10वें भाग को डेसीबेल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसीबेल। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर, श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर, छत, फर्श तथा दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस किस चीज़ पर निर्भर करेगी? ध्वनि स्रोत की शक्ति पर, श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर, और छत, फर्श और दीवार पर होने वाले परावर्तन पर निर्भर करती है। यदि ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत माना जाए तथा अवशोषण और परावर्तनों को नगण्य मान लिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती हो गया। यहाँ पे आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम बड़ा होगा। मतलब कोई वस्तु बड़ा है, जितना बड़ा होगा उसका ध्वनि का आयाम उतना बड़ा होगा। तो बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। इसके कारण बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। यही कारण है कि स्वरित्र द्विभुज टर्निंग फोक की ध्वनि हमें घंटे की ध्वनि से धीमी सुनाई पड़ती है। वायु यदि ध्वनि की चाल की दिशा में बढ़ रही हो तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती है। जब वायु यदि ध्वनि की चाल की दिशा में बढ़ रही है तो ध्वनि की चाल एवं तीव्रता दोनों बढ़ जाती है। अब है ध्वनि के स्रोत और तीव्रता डेसिबल में। ये साधारण बातचीत में हम लोग कितना तीव्रता का यूज करते हैं? 30 से 40 डेसिबल का। जोर से बात करते हैं तो 50 से 60, ट्रक या ट्रैक्टर 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा 100, विद्युत मोटर 110, मोटरसाइकिल 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170, मिसाइल 180 डेसिबल। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार कितने डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? 45। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है।
जो तो एक साधारण मानव ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल तक तीव्रता वाली ध्वनि को सुन लेता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है और 150 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकती है। तारत्व पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण ही होता है। पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण होती है। चिड़ियों की आवाज़ सोनोमीटर के पतले तने हुए पतले तार से निकलने वाली ध्वनि। मच्छरों की भनभनाहट अधिक तारत्व की ध्वनि के उदाहरण है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। अधिक प्रबल ध्वनि का तारत्व कम अथवा अधिक कुछ भी हो सकता है। जैसे शेर की दहाड़ एक तीव्र ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व बहुत ही कम होता है, जबकि मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। गुणता क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है गुणता कहलाता है। गुणता अधिक स्वर ओवरटोन्स पर निर्भर करता है। समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होने का कारण यह है कि समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होने का कारण यह है कि उन ध्वनियों में मूल स्वरक टोन के साथ साथ विभिन्न संख्याओं में सन्नादी हार्मोनिक्स उपस्थित रहते हैं। कोई स्वर नोट एक ही आवृत्ति का नहीं होता है, उसमें ऐसे भी स्वरक मिले होते हैं जिनकी आवृत्तियाँ विभिन्न होती है। जिस आवृत्ति के स्वरक की प्रधानता रहती है उसे मूल स्वरक फंडामेंटल नोट कहते हैं। बाकी स्वरकों को सन्नादी स्वरक हार्मोनिक नोट्स कहते हैं। इनकी आवृत्तियाँ मूल स्वरक की दुगुनी तिगुनी आदि होती है। इन सन्नादी स्वरकों की मात्रा की विभिन्नता के कारण स्वर का रूप बदल जाता है। इनकी संख्या तथा आपेक्षिक तीव्रता विभिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न होती है। अतः ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता के भिन्नता के कारण ही हम अपनी परिचितों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। इसी की भिन्नता के कारण हम दो वाद्ययंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। ये सब क्यों होता है? ये गुणता की भिन्नता के कारण ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक बंद आर्गन पाइप तथा एक खुले आर्गन पाइप से समान आवृत्ति का मूल स्वरक उत्पन्न हो रहा हो तो भी दोनों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि बंद पाइप से निकलने वाली ध्वनि में केवल विषम और सन्नादी उपस्थित होते हैं, जबकि खुले पाइप से निकलने वाली ध्वनि में सम तथा विषम दोनों सन्नादी उपस्थित रहते हैं। मूल स्वरक से अधिक आवृत्ति वाले सन्नादियों को अधिक स्वरक कहते हैं। स्वर अंतराल म्यूजिकल इंटरवल। जब कोई वाद्य यंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे स्वर कहते हैं। एक साथ दो स्वरों को बजाने पर उनकी प्रभाव उनकी आवृत्तियों के अंतर पर निर्भर नहीं करता, अपितु उनके अनुपात पर निर्भर करता है। दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को स्वर अंतराल कहते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डॉपलर प्रभाव, उसका ध्वनि के गुण और फिर आगे भी मतलब यहाँ ध्वनि की डॉपलर प्रभाव और ध्वनि की गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद ध्वनि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।